जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, फिर से मैं एक अपडेट लेकर आ चुका हूं और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 से 5 केस और यानी लेटर पेटेंट अपील यानी केस के फॉर्म में सिविलियन केस के रूप में बिहार सरकार के तरफ से और केस कर दिया गया है। हाई कोर्ट के जो आदेश का जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके अगेंस्ट में बिहार सरकार ने केस किया है, सभी लोगों को मालूम है। उसके लिए मेरे पास प्रीवियस ईयर के कुछ केसेस हैं, उस केस को मैंने स्टडी किया है और आप लोगों के समक्ष मैं रखूंगा और आप लोग अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि उससे आपको क्या हो सकता है क्या नहीं, आप लोग अपना राय दे सकते हैं। ये सब स्टेटमेंट मैं आप लोग को बताने वाला हूं इस केस में कि इससे आप लोगों को किस हद तक मदद मिल सकता है या इसका उपयोग किस हद तक हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि हाई कोर्ट ही है, एक हाई कोर्ट ही है जो सिर्फ उसका आदेश जो है वो क्या बोल रहा है कि सिर्फ काउंसलिंग के आधार पर होना चाहिए। बाकी सभी लोग बिहार सरकार के साथ जितने लोग हैं वो सभी लोग क्या बोल रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग होना चाहिए, जो मेरिट बनना चाहिए वो एग्ज़ाम बेसिस पर बनना चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। और बिहार सरकार पूरा जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके अगेंस्ट में लगभग 11 केस कर चुका है, 11 एलपीए वो दर्ज कर चुका है बिहार सरकार वो केस जीतने के लिए। हालांकि क्या होगा क्या नहीं ये तो हाई कोर्ट के फैसला के अकॉर्डिंग ही निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन चलिए उससे पहले मेरे पास कुछ जो एविडेंस है, जो प्रीवियस ईयर का केस है। सबसे पहले हम 1951 का केस उठाते हैं। 1951 का केस उठाते हैं। चंपकम दोराइज विवाद आता है 1951 में। देखिए ये सब केस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट अपने ही फैसले को क्या बदल सकता है, क्या हाई कोर्ट जो जजमेंट दे दिया है, जो रिजल्ट दे दिया है किसी के पक्ष में, क्या उस फैसले को वो बरकरार रखेगा या वो बदल देगा। तो इन सब चीज़ों पर वही बेलगाम जो लोग बोल रहे हैं उनको लिए ये चीज़ है कि क्या, देखिए हम बता रहे हैं कि कई ऐसे विवाद हैं जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया है और केस एक ही है। एक ही केस का सुनवाई 5 से 6 लगभग 50-60 सालों तक चला। 50-60 नहीं, मतलब 20 से 25 साल तक चला और हर 2 साल पर 3 साल पर उसका जजमेंट अलग अलग आया है और वो आपको जानना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम पहला केस उठाते हैं 1951 का। चंपकम दोराइज विवाद 1951 में आता है और 1951 में ही संविधान का पहला संशोधन होता है और यहीं से आगे संशोधन की प्रक्रिया बढ़ती गई हमारे संविधान में। तब से देखिए इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का क्या स्टेटमेंट आता है कि जो हमारा नीति निर्देशक, आपने सुना होगा नीति निर्देशक जो संविधान के भाग 4 में है, तो उसमें देखिए जो फैसला सुनाया गया था उसमें कि आपको मालूम है कि जो फंडामेंटल राइट है, व्यक्ति का फंडामेंटल राइट, ये जो रीट है ये सब फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग है। वहाँ पर देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पहली बार कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों से 12 नीति निर्देशक तत्व है। ये केस चंपकम दोराई, चूँकि ये ब्राह्मण परिवार से थी और इनको आरक्षण में प्रॉब्लम हुआ था इसलिए इन्होंने रीट किया था और वहाँ पर इनको क्या होता है, वरीयता मिल जाता है। लेकिन फिर आते हैं 1965 में। 1965 में एक और विवाद पहुंचता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का। तो यहाँ भी ये भी पहुंचते हैं। तो इसमें भी जो सेम कंडीशन, जो सेम रीट दर्ज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, यही रीट इन्होंने भी दर्ज किया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सद्भावनापूर्ण संरचना, यानी यहाँ भी नीति निर्देशक तत्वों को बढ़ाने की बात किया गया। यानी जो क्या है फंडामेंटल राइट है वो कुछ नहीं है नीति निर्देशक तत्वों के आगे। इसमें देखिए एक ही केस, याचिका सेम, ठीक है, सेम याचिका दर्ज हो रहे हैं और देखिए ये आगे कैसे बदलेगा। फिर उसके बाद ये गोलकनाथ विवाद आता है। गोलकनाथ विवाद आता है 1967 में आता है और इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट है। इसमें न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च माना। बदल गया ना भाई। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या 1951 में स्टेटमेंट सेम रहा, 1965 में स्टेटमेंट सेम रहा। सुप्रीम कोर्ट अपने 2 जो संशोधन किया उसी संशोधन को तीसरी बार में पलट दिया। क्यों पलटा, तो यहाँ देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो फंडामेंटल राइट है वो सर्वोच्च है, नीति निर्देशक तत्वों से वो बड़ा है
और नीति निर्देशक तत्वों में आप संशोधन क्या करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए संविधान का जो मौलिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम लोग उसे शून्य घोषित करेंगे, शून्य डिक्लेयर करेंगे। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन बदल दिया ना, और आगे देखिए और भी बदलेगा, और केस दिखाते हैं। बहुत एक फेमस केस है केशवानंद भारतीवाद। जो लोग बीपीएससी का तैयारी करते होंगे या एसएससी सीजीएल टाइप का जो इवन ग्रेड का लेवल का जो सर्विस होता है उसमें ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। केशवानंद भारती विवाद 1973 में आता है और उसमें भी देखिए क्या बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट। यहाँ भी जो गोलकनाथ विवाद में 1967 में जो निर्णय दिया गया, इसमें देखते हैं केशवानंद भारती विवाद सेम कंडीशन यही है। इसी को संबंधित से ये रिट फिर दोबारा दर्ज किया जाता है 1973 में। और क्या बोला जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो मौलिक अधिकार से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसको फिर बदल रहा है 1973 में कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो मौलिक अधिकारों से बड़ा है। ठीक है, बड़ा है, तो यहाँ स्टेटमेंट बदल गया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का कि बड़ा किस कंडीशन में है, जब जो संविधान का आर्टिकल 12 से 35 जो मौलिक स्ट्रक्चर है उसमें अब किसी भी तरह का उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक तरफ ही आत्मा है तो एक तरफ वो दर्शन है, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, यहाँ होता है। फिर उसके बाद देखिए और स्टेटमेंट बदलेगा, आगे चलकर दिखाते हैं आपको। एक आता है बहुत फेमस केस, मिनर्वा मिल्स आता है 1980 में। मिनर्वा मिल्स 1980 में आता है और ये भारत केंद्र सरकार के ऊपर एक केस किया गया है। केंद्र सरकार के ऊपर मिनर्वा मिल्स आता है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो है और जो मौलिक अधिकार है ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। यहाँ भी निर्णय बदल गया। तो ये सब केसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट है। ठीक है, या और इसमें से केशवानंद भारती विवाद जो है ये पहले हाई कोर्ट में गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर जीत दिया, ठीक, हार गए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो केस जीत गए हैं। केशवानंद भारती वाद जो केरल राज्य का है 1973 में, अगर आप लोगों में से कोई पढ़े लिखे होंगे या जो तैयारी करते होंगे उनको साफ तौर पर ये सब केसेस मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर निर्णय आता है और एक केस जीत जाते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जो हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है वो जाहिर सी बात है, क्योंकि बिहार सरकार के पास 11 से 12 LPA दर्ज हो चुका है और दोनों ही जो अभी का सिचुएशन है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि LPA इसलिए दर्ज किया गया है कि जो बिहार सरकार ने जो LPA दर्ज किया है वो आपको भी मालूम है कि सिंगल बेंच के सुनवाई में हुआ है, सब सिंगल बेंच। और बिहार सरकार बोल रहा है कि हम डबल बेंच के लिए आपसे डिमांड किए हैं। तो डबल बेंच इस सब देखिए इसका कैसे सुनवाई होता है। सिंगल बेंच में सिर्फ एक जज रहते हैं, डबल बेंच में जब जाते हैं, केशवानंद भारती वाद था उसमें 7 जजों की टीम ने फैसला सुनाया। 7 जज यानी एक तरफ 4 जज बैठे और एक तरफ 3, ठीक, और वो लोग बहुमत के आधार पर इसमें होता है। तो यहाँ भी देखिए जो फैसला होता है ना, जो कोर्ट में जो फैसलाएं सुनाए जाते हैं ये सब बहुमत के आधार पर होते हैं। और इसमें भी एक जज नहीं बैठेंगे, 2 नहीं, इसमें भी डबल बेंच में 3 जज बैठते हैं, क्योंकि डबल होगा तो डबल बहुमत आएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए जब भी डबल बेंच के लिए सुनवाई होता है तो उसमें फुट 3 रहेंगे, 5 रहेंगे, 7 रहेंगे, 9 रहेंगे, ऐसे जज लोग बैठते हैं। और बहुमत के आधार पर उसमें जो भी आर्टिकल जो एविडेंस जो लगा है और उसके अकॉर्डिंग होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फैसलाएं बदल जाते हैं। बहुत ऐसे कंडीशन है जिसमें फैसलाएं बदल जाते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि बिहार सरकार हर तरफ से एग्ज़ाम का ही समर्थन कर रहा है, हर तरफ से। और ये जो मैंने एविडेंस बताया है आरक्षण से संबंधित है, और आरक्षण आपको भी मालूम है 14, 15, 16 ये सब क्या है, ये आरक्षण का आर्टिकल है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले के जो एडवोकेट हैं उन लोगों ने बोला 14, 16, 21 का उल्लंघन कर रहा है। तो ये सब जो केसेस मैंने बताया, ये सब जो आपने देखा होगा कि इसमें हाई कोर्ट में जो फैसलाएं सुनाए गए हैं वो हाई कोर्ट में जीत दे दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया है। किस आधार पर बदला गया है, तो भाई कुछ एविडेंस हुआ,
लगा उनके एडवोकेट ने कि नहीं ये पक्ष होना चाहिए, ये बात होना चाहिए, अपना अपना प्रस्ताव रखा लोग और वहाँ पर केस में उनको बढ़ोतरी मिल गई, जीत मिल गई। तो ये सब इस मुताबिक एक हम गेस के मुताबिक, एक अनुमान के मुताबिक, अभी के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यही अनुमान लगा सकते हैं। कभी तक एग्ज़ाम वालों का जो पलड़ा है काफ़ी मतलब 4 गुना 5 गुना कॉन्टैक्ट बेसिस वाले के मुताबिक अभी ज़्यादा हाई लेवल पर है और वो लोग बहुत बोनस पॉइंट के साथ आगे हैं। और 18 अप्रैल को जो बाकी के जो केस हैं उसको मर्ज कर कर फिर से एक नया डेट मिलेगा। 18 तारीख को फाइनल नहीं होगा, एक बात याद रखिएगा। 18 तारीख को क्यों नहीं फाइनल होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि जो केस हुए हैं सरकार के तरफ से और 4-5 एक्स्ट्रा केस LPA दर्ज किया गया है अगेंस्ट में, हाई कोर्ट ने जो फैसला अपना आदेश सुना है उसके अगेंस्ट में। तो हमको लग रहा है आज तो संडे है और 14 अप्रैल है कल, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि कल कोर्ट का, क्योंकि संविधान निर्माता है तो हो सकता है उनके लिए सभी लोग कल समान खुशी की बात है। 14 अप्रैल है तो सभी लोग, क्योंकि संविधान निर्माता है तो संविधान निर्माता और उन्हीं के बदौलत देश चल रहा है, तो सभी लोग उसमें थोड़ा सा व्यस्तता रहेंगे। ठीक, तो हो सकता है उसके कल तक, उसके नेक्स्ट डे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को यही बोला है कि जिन लोगों ने अपना वकालतनामा नहीं दिया है कृपया करके अगले डेट को अपना वकालतनामा दे देंगे, उसके बाद हम आगे की प्रक्रियाएँ करेंगे। तो इसमें 18 तारीख को फाइनल सुनवाई नहीं होगा, ये साफ तौर पर लिख लीजिए। 18 तारीख को फाइनल सुनवाई नहीं होगा, बाकी जो केसेस हैं उसको मर्ज कर दिया जाएगा, फिर अगले डेट पे आपका जो भी प्रक्रियाएँ होगा वो आगे अपडेट मिलेगा। यही बताना था जो मैंने केस बताया। इस मध्य आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत ऐसे टीचर लोग हैं जो इस केसेस के बारे में बताए हैं। आप देख सकते हैं कैसे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। तो यही था वीडियो। बहाली किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं होगा। जो लोग बोल रहे हैं कि रद्द होगा, कैंसिल होगा, तो साफ तौर पर भूल जाइए कि जब कोई भी बहाली हाई कोर्ट में पहुँचता है, जब अदालत में चला जाता है, उसको कैंसिल और रद्द करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए और धूमधाम से जाइए, कल जयंती मनाइए सभी लोग, क्योंकि ये सब मेथड जो है ये सब आप ही लोगों के लिए है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें और ऐसे ही अपडेट को जानने के लिए देखते रहें स्टैंड BPSC।